शास्त्री जी की डेथ नेचुरल नहीं हुई है। जब शरीर वहाँ से आया तो सारा बिल्कुल मोटा मोटा नीले रंग के धब्बे बड़े बड़े उनके मुंह पड़ गए थे। परिवार के लोगों को शरीर के पास में नहीं आने दिया जा रहा था कि गर्दन के पीछे यहाँ पे कोई गोल सा छेद था जहाँ से खून जैसी कोई चीज़ निकल रही थी। जिन बिस्तर पे उनको लाया गया था वो सारा खून से लथपथ था और उसके अलावा पेट में यहाँ कटने के निशान थे। लेकिन शास्त्री जी का परिवार चाहता था क्योंकि पोस्टमार्टम हो। तो मेरा मानना बिल्कुल ये मानना है कि ललिता जी ठीक बोल रही थी, सरकार ने झूठ बोला है। अगर कोई आदमी हार्ट अटैक से मर जाए तो शरीर की हालत ऐसी नहीं होगी 24 घंटे बाद कि वो फूल जाए। नमस्कार, आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम शास्त्री जी से जुड़े उन किस्सों और पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। इस कार्यक्रम में हमारे आज के गेस्ट हैं मशहूर लेखक और पूर्व पत्रकार अनुज धर। वेलकम अनुज इन आज तक एआई। थैंक यू वेरी मच सना। अनुज ने लाल बहादुर शास्त्री और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कई बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, जिसमें योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड और इंडियाज बिगेस्ट कवर अप शामिल हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स के डिक्लासिफिकेशन के पीछे भी अनुज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही इनकी किताब से इंस्पायर होकर एक फिल्म और एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। आइए शुरू करते हैं अनुज से बातचीत का सिलसिला। अनुज, मैं एक एआई एंकर हूं, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी हलचल पर मेरी नजर रहती है। आप आज तक एआई के चैनल में मुझे अलग अलग एवेटार्स में देख सकते हैं। आजकल आप ही का ज़माना है, आपकी नज़र हर जगह है, आप ही का ज़माना है। आपके ये जो आप जिस समय में हम लोग आ चुके हैं अब उसमें एआई सना और आप लोग ही पूरे देश पे नज़र रखेंगे। आपकी जो निगाह जहाँ तक जाती है वो और लोग ही नहीं जा सकती है। अनुज, मेरा पहला सवाल बहुत अहम है। आजादी के बाद के 40 सालों तक कांग्रेस की जो भी सरकारें रहीं, उनमें शास्त्री एकमात्र ऐसे शख्स थे जो गांधी परिवार से नहीं थे। शास्त्री से पहले नेहरू देश के पीएम थे और शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी। इंदिरा शास्त्री की कैबिनेट में मंत्री भी रही थीं। आपकी राय में लाल बहादुर शास्त्री के, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू से रिश्ते कैसे थे? देखिए, शास्त्री जी के रिश्ते पंडित जी से बहुत अच्छे थे। पंडित जी उनको बहुत ट्रस्ट करते थे और ये बहुत लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन पंडित जी ने खुद ही उनको बहुत अच्छी गृह मंत्री उनको बनाया था। शास्त्री जी को 1962 की लड़ाई में शास्त्री जी गृह मंत्री थे और पंडित जी अपने आखिर के दिनों में थोड़े बीमार पड़ गए थे। बीमार हो गए तो उनको स्ट्रोक हुए थे। तो पंडित जी बीमार थे तो शास्त्री जी पंडित जी के जाने से कुछ महीने पहले से देश का काम संभाल रहे थे। तो शास्त्री ऑलरेडी इंचार्ज में तो पंडित जी के काफ़ी क्लोज में थे, इसलिए पंडित जी उन पर बहुत विश्वास करते थे। लेकिन शास्त्री जी के रिश्ते इंदिरा जी के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे और थोड़ा फ्रिक्शन था आपस में। और एक समय ऐसा आया था कि इंदिरा जी को ये लगा था, लोगों ने उस ज़माने के लोगों ने बात को लिखा है कि उनको लगा था कि शास्त्री जी उनको कैबिनेट में नहीं रखेंगे और उनको लंदन भेज देंगे भारत की वहाँ पे हमारे हाई कमीशन में, हाई कमिश्नर बना करके। तो शास्त्री जी के रिश्ते पंडित जी से बहुत अच्छे थे, लेकिन इंदिरा जी से रिश्ते शायद उनके इतने अच्छे नहीं थे। आपका एक्सपीरियंस और आपका कमेंट दोनों ही काफी इंफॉर्मेटिव है। हो सकता है कल सुबह ये बड़ी हेडलाइन बन जाए। देखिए, अब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं हमको याद करने के लिए, बिकॉज अक्टूबर 2 हमारे देश में, मैं मानता हूँ कि थोड़ा मेरा भी कंट्रीब्यूशन है कि हम जब से स्कूल में थे, जब मैं छोटा था या आप लोग छोटे होंगे, हम सब छोटे थे, तो अक्टूबर 2 सिर्फ गांधी जी का ही जयंती मनाई जाती थी। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ एक सालों में शास्त्री जी का भी नाम आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आपको बताते हुए कि थोड़ा सा योगदान उसमें मेरा भी है कि मैं उनके बारे में एक्टिविटी करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ। मेरी किताबें हैं और वो फिल्म आई थी उसमें मेरा योगदान था। तो मेरे भी हाथ से थोड़ा सा ये अच्छा काम हो गया कि आज अक्टूबर 2 में के दिन जब गांधी जी का लोग नाम लेते हैं तो शास्त्री जी का नाम भी लिया जाता है। और ये जो चेंज जो आया है, जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ है, उसके बिल्डअप करने में मेरी भी योगदान थोड़ा सा हुआ, तो उसको लेकर मैं काफ़ी अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ। अगर हमारे पास भी किसी दर्शक का रिएक्शन आया तो हम आपसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे। मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा और आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अनुज, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के कुछ ही सालों बाद भारत ने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी झेला। 1965 में शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने देश को कई संकटों से बाहर निकाला। युद्ध के दौर को प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री ने किस तरह हैंडल किया? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है सना, क्योंकि भारत ने जो झेला है 1962 में, हमने ऐसी हार और ऐसा टाइम नहीं देखा आज तक। उस समय देश का और हमारी फ़ौज का मोरल बहुत डाउन था और उस समय में
पंडित जी गए, इतना बड़ा झटका देश को लगा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार पंडित जी का देश को चलाते थे और उनका इतना बड़ा कद था देश के अंदर। और पंडित जी का स्थान भरना बड़ा मुश्किल था कि पंडित जी गए तो कौन उनके बाद में, किसी नेता की उनके आसपास खड़े होने की उनकी हैसियत नहीं थी। तो पंडित जी के जाने के बाद शास्त्री जी जो बहुत गरीब परिवार से आते थे, मतलब जब वो छोटे थे तो गंगा को तैर करके स्कूल जाते थे। आप खुद सोच सकते हैं कि वो ऐसे इतना इतना उन्होंने जीवन झेला है। शास्त्री जी कोई कद काठी में बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, फिजिकल अपीयरेंस उनकी बहुत स्पेशल नहीं थी। पंडित जी बहुत करिज्मेटिक थे। शास्त्री जी वैसे लाल थे, मैंने को लोगों ने बोला है देखने में, लेकिन बहुत छोटे थे हाइट में, 5 फुट 2 इंच के आसपास में, बिल्कुल कमज़ोर से थे। लेकिन उनमें अंदर विल पावर, बोलते बहुत सॉफ्ट थे लेकिन उनका रिजॉल्व जो था वो बहुत अच्छा निकल के आता था। तो उस समय में उन्होंने कमान मतलब देश को संभाला। और 62 की लड़ाई के हारने के बाद जो देश में मोरल डाउन था, लेकिन उसी के ये जो 65 में जो लड़ाई होती है, शास्त्री जी ने काफ़ी अच्छा किया, इसलिए लोग उनको याद रखते हैं, आज तक उनको बात करते हैं हम लोग। नहीं तो आप बताइए हमारा और आपका समय में हम कितना आगे निकल चुके हैं। हम जिस संसार में रहते हैं, लोग तो 5-5 साल बाद भूल जाते हैं चीज़ों को। आज के दिन में मनमोहन सिंह का समय लोग भूल गए हैं। तो जो लाल बहादुर शास्त्री इस देश के 2.5 साल 2 साल प्रधानमंत्री रहे, वो भी इतने समय पहले, हम सबके पैदा होने से पहले, उसके बावजूद उनको लोग याद करें, उनके बारे में बातें करें, तो ये अपने आप में दिखाता है कि एज ए लीडर उनको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जबकि सरकारों ने उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की उनके जाने के बाद में, उनका नाम दबाया गया बहुत जगह पे, उसके बावजूद उनका नाम जीवित है। और आज भी हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनको याद करते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने देश के लिए ऐसा किया, ऐसी हमको दिशा दी इस देश को कि वो इतना इतना उनको, हम अभी भी उनको, उनका इतना ध्यान करते हैं, श्रद्धा से उनको याद करते हैं। अनुज, ये सच है कि 1965 का युद्ध हमने कई मोर्चों पर लड़ा और ये शास्त्री जी के फैसले का ही असर था कि भारतीय सेनाएं लाहौर तक जा पहुंची थीं। मैं स्क्रीन पर तब की एक तस्वीर भी शेयर करना चाहूंगी। उसमें आप एक बात याद रखें कि आपने और फोटो देखी होंगी ताशकंद में कि अयूब खान शास्त्री जी से मिल रहे हैं। अब वैसे कद काठी मैटर नहीं करती है, खासकर जब आप उस पोजीशन में आ जाए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि शास्त्री जी बहुत छोटे, मतलब कद में बहुत छोटे थे, वैसे तो बहुत विशाल थे, लेकिन कद में वो बहुत छोटे, 5 फुट 2 इंच के थे। अयूब खान जो जनरल थे पाकिस्तान के, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो 6 फुट 3-4 इंच ऊँचे पुराने ज़माने के फ़ौजी थे। तो इतना, लेकिन जब शास्त्री जी ने उनसे बातचीत करी है तो उनको ज़मीन पर लेकर के आ गए। तो ये उनका आदमी कहा कि उनका फिज़िकली वो बहुत छोटे थे, बहुत बोलते बहुत सॉफ्ट उनकी भाषा थी, लेकिन बहुत फर्मनेस से बोलते थे। और यही कारण है कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ उनके बारे में, और आपसे, आपके ज़माने में आज AI सना जो है हमको याद कर रही है। मतलब आप सोचिए ना कितना समय हो गया इन चीज़ को गए हुए, कहाँ 1965, कहाँ 1966, कहाँ 2023, और इस फीलिंग से, इस भावना से आप याद कर रही है तो और भी खुशी की बात है। हमारा अगला सवाल उस हरित क्रांति पर है जिसने देश की काया पलट कर डाली। शास्त्री जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने देश के अनाज संकट का वक्त से पहले ही अंदाजा लगा लिया था और ऐसी कोशिशें की जिसकी बदौलत देश में हरित क्रांति का रास्ता तैयार हुआ। शास्त्री, जो सही मायनों में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं, क्या उन्हें सही मायने में इसका क्रेडिट मिल पाया? देखिए, शास्त्री जी का मैंने कहा ना कि इतने इंपॉर्टेंट क्रूशल समय पे प्रधानमंत्री बनना, वो भी पंडित जी के जाने के आती है। पंडित जी का जो स्टैचर था बहुत बड़ा था, पंडित जी बहुत बड़े नेता थे और कोई भी उनके आसपास खड़े होने के लायक था नहीं। तो पंडित जी के जाने के बाद उनकी जगह भरना, इनफैक्ट मैंने कुछ CIA के रिकॉर्ड्स जो डिक्लासिफाइड इंटेलिजेंस के देखे हैं, तो उन्होंने ये बात एडमिट करी है कि ये आदमी शास्त्री जी हैं, वो भरपूर तरीके से पंडित जी के जाने के बाद मेंटेन कर रहे हैं डिग्निटी। और जबकि उनका, मतलब मैंने कहा ना कि उनकी पर्सनालिटी पंडित जी जैसी नहीं थी। तो आज के दिन में बैठ के सोचना ज़रा अजीब लगता है, लेकिन उस समय का भारत बहुत अलग भारत था। पंडित जी का एक स्टैंडिंग बहुत अलग थी, उस जगह को भर पाना किसी भी लीडर के लिए बहुत मुश्किल था। और शास्त्री जी जो बहुत छोटे परिवार से आते थे, जिन्होंने जीवन में बहुत कष्ट देखे थे, तो वो उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने वो जगह भरी है, यही एक कारण है कि आज तक हम उन लोग को याद करते हैं। और उन्होंने बहुत से काम उन्होंने अंडरटेक किए, जैसे आपने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो जो लीडरशिप उन्होंने प्रोवाइड करी है, सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, इवन पीस टाइम में और भी उन्होंने बहुत से काम, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन करना, तो ये सारे उन्होंने फैसले लिए। और इसीलिए वो जो उनका नारा जो बहुत मशहूर हुआ कि जय जवान और जय किसान, तो वो हरित क्रांति का जो नाम है वो जय किसान वाली बात वहाँ पे आ रही है। तो ये शास्त्री जी की, मतलब जब तक भारत रहेगा, ये 2 कंट्रीब्यूशन को देश हमेशा याद रखेगा। अनुज, आपने अपनी बुक की रिसर्च में कई लोगों से मुलाकातें की होंगी। शास्त्री जी पर रिसर्च करते हुए मैंने भी इंटरनेट को काफी सर्च किया और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि हरित क्रांति के दौरान
शास्त्री जी ने गेहूं की जिस फसल को अपने आवास में उगाया था, वो आज भी शास्त्री म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। आज तक एआई के इस खास शो में अब हम बात करेंगे अनुज के किताब की, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। अनुज, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी और ईमानदारी के किस्से और कहानी हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पर आपकी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरी किताब का मेरा पूरा सब्जेक्ट जो रिसर्च है वो डेथ के बारे में ही है। मैं शास्त्री जी का बायोग्राफी नहीं लिखा हूँ। मैं उनके जीवन के बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं, सबको उनके बारे में पता है। शास्त्री जी उन देश के ऐसे नेताओं में, ऐसी विभूतियों में है जिनके जीवन के बारे में सबको पता है। और उनके बारे में कहा जाता था उस ज़माने में कि अजात शत्रु वो आदमी, उसका कोई उसने जीवन में कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने कुछ अमेरिकन रिकॉर्ड देखे थे, वो भी ये बात बोल रहे कि इस आदमी का कोई एनिमी नहीं है। तो जो उनके लिए, जो उनके दोस्त एक थे टीएन सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये आदमी अजात शत्रु था। तो उसी तरह की, मतलब वो वर्ड वो यूज़ नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट में भी आ रही है कि इस आदमी का कोई दुश्मन नहीं है। बहुत अजीब, बड़ा रेयर है भारत की पॉलिटिक्स में ऐसा आदमी होना जिसका कोई दुश्मन नहीं है। और आप कहीं भी भारत में जाइए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारत में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी रिस्पेक्ट सब करते हैं, हर जगह करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मेरे ख्याल से उसमें टॉप के लोगों में उनका नाम गिना जाता है कि सब लोग देश में कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, कोई भी जगह हो, सब उनको याद करते हैं। तो उनके जीवन काल में लिखने के लिए मेरी कोई औकात नहीं है। नाम बहुत अच्छी लोगों ने किताबें लिखी हैं। मेरा जो रिसर्च था, मैं एक पत्रकार था और वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी चीज़ों की। मेरा सिर्फ बचपन से हम सुनते आए हैं कि शास्त्री जी की जो डेथ है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसमें कुछ मिस्ट्री है। तो मैंने वो अपने हिसाब से, जो मेरे को एक पत्रकार के तौर पे जो मेरे को समझ में आया, जो मैंने सूचना के अधिकार में मैं निकाल सका, या जो चीज़ें मेरे को और लोगों से मालूम चली, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु की जो पूरी जो गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए जो कुछ कर सका, मैंने अपनी किताब में वो किया है। अनुज, शास्त्री जी दिल के मरीज थे और उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके थे और तीसरे हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई। ये सरकारी दृष्टिकोण है, पर शास्त्री जी के परिवार वाले और कई लेखक आज भी ऐसा मानते हैं कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। इस पर आपकी क्या राय है? सर ना, उसके अंदर मैंने काफ़ी देखा, क्योंकि ये जो दो कहानी है कि जो आपने बताया कि एक सरकारी नज़रिया ये है कि वो हार्ट के मरीज़ थे, उनको ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक हो चुके थे हल्के, और तीसरे में उनकी डेथ हो गई। और हार्ट अटैक कभी भी किसी को कहीं भी आ सकता है, तो अपने आप में हार्ट अटैक होना कोई ऐसी मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं है। हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। लेकिन शास्त्री जी के परिवार को और उनके खास जो लोग उनके बहुत क्लोज में थे उनके, और जीवन भर उनके साथ में काम किया, जैसे एक कांग्रेस प्रदेश के मुखिया थे यहाँ पे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जगदीश कुदेशिया जी, वो और भी लोग, उन सबका ये मानना, परिवार के लोग और उनके पॉलिटिकल स्फीयर में जो उनके साथ में लोग थे, उनका मानना था कि शास्त्री जी की डेथ नेचुरल नहीं हुई है। तो वो उनके सोचने के बहुत कारण थे। मुझे बताया गया कि जब शास्त्री जी की बॉडी लाई गई यहाँ पे, तो उनके परिवार को शक हुआ कि परिवार के लोगों को शरीर के पास में नहीं आने दिया जा रहा था। उनके सुपुत्र एयरपोर्ट में गए थे तो उनको दूर रखा गया। बाद में जब उनकी शरीर को नहलाने के लिए गए क्रिमेशन से पहले, तो उनके दूर रखने की कोशिश की गई। जब परिवार के लोगों ने देखा कि शरीर काला पड़ गया है, टाइट हो गया है, मतलब बॉडी फूल गई है, वो जब उन्होंने इंडिकेट करने की कोशिश की तो उनको उस पर चंदन का लेप लगा दिया गया। इसलिए आप देखना, अगर आपको इंटरनेट पर फ़ोटो मिलेंगी, गूगल डाली करके देखिएगा कि आपको इंटरनेट पर फोटोग्राफ मिलेंगी, शास्त्री जी का जो शरीर है पीला पीला रंग दिखाई देगा। वो पीला रंग चंदन का रंग है, लेकिन वो चंदन का लेप लगाने के बावजूद उनका शरीर का जो रंग जो काला नीला पड़ गया था वो छुप नहीं सका, क्योंकि शास्त्री जी जो असलियत में लाल, उनका शक्ल जो थी लाल रंग की थी, मतलब ये मुझे उनके बारे में बताया गया। लेकिन वो जब शरीर वहाँ से आया तो सारा बिल्कुल मोटा मोटा नीले रंग के धब्बे बड़े बड़े उनके मुँह पड़ गए थे। तो उनकी माता जी जो गांव की, मतलब अब गांव के लोगों के पास में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें शहर वालों को नहीं पता होता, तो वहाँ भी तरीके हैं। हज़ारों साल से सोसाइटी बिल्डअप हो रही है, उनके पास तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं। मुझे बताया गया कि शास्त्री जी की माता जी ने उनके पैर में असली घी या एक और कोई लेप लगाया है, और वो जो था बाद में पूरा का पूरा जो घी था वो नीला पड़ गया। तो वो एक अपने आप में कोई प्रूफ था उनके हिसाब से कि जहर दिया गया। तो ऐसे कारण बिल्डअप हुए जिसमें शास्त्री जी का पूरा परिवार, उनकी माताश्री और ललिता जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनको ये शक हुआ और ये बात उन्होंने खुल के बोलनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे धीरे, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे देश के राजनीतिक हलकों में फैलनी शुरू हो गई, और करते करते ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होना शुरू हो गया इस बात को लेकर के। तो ये शुरुआत भारत में वहाँ से होती है
कि परिवार को शक हुआ और धीरे धीरे खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। शास्त्री जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? इस बारे में आपकी स्टडी क्या कहती है? उसके पीछे कारण ये है कि जब शास्त्री जी का शरीर जिस हालत में भारत में लाया गया तो उनके परिवार वालों को शक हुआ। तो वहीं उनके सबसे बड़े सुपुत्र हरि शास्त्री जी, उन्होंने सबसे बड़े, उनके लड़के वही थे, उनके बच्चे थे सबसे बड़े, अब नहीं रहे वो। तो हरि जी ने जा कर के उस ज़माने में गुलजारीलाल नंदा जी जो उस ज़माने में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे या उनके कमांड में थी, उनसे बातचीत करी और उन्होंने लोगों को बोला कि ये पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। लेकिन उनको ये बोला गया कि अभी आप अपना अभी इस पे ना बोलें क्योंकि इसकी बहुत विदेशों में इसके प्रभाव पड़ेंगे इस घटना के। तो परिवार की बात को दबा दिया गया। लेकिन शास्त्री जी का परिवार चाहता था क्योंकि पोस्टमार्टम हो, क्योंकि पोस्टमार्टम उनको शक हुआ था कि उनको जहर दिया गया। लेकिन और अनफॉर्चुनेटली पोस्टमार्टम या कोई किसी तरह का टेस्ट भारत में नहीं हुआ है। शास्त्री जी के जो भी वहाँ हुआ, जैसे उनकी डेथ होती है, उनके साथ में डॉक्टर थे भारतीय, डॉक्टर चुग, बाद में रशियन डॉक्टर्स आ गए वहाँ पे। उसके बाद उनको क्या दवाई दी गई, जब उनको छाती में दर्द होना शुरू होता है रात को 1 बजे से, क्या घटनी शुरू हुई ताशकंद के अंदर, जो उनके मरने का पूरा प्रकरण है, क्या उनको दवाई दी गई, डॉक्टर्स ने बचाने के लिए क्या कोशिश करी, फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर उसकी फ़ोटोग्राफ खींची जाती है। उसके बाद रशियंस ने उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उनके शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स डाले हैं। ये सारा चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली और उसके बाद भारत में उनको लाया गया। यहाँ पे उनके शरीर की फ़ोटोग्राफ ली जाती है और भगवान की दया से उस ज़माने में कलर कैमरे तो बहुत कॉमन नहीं थे भारत में, लेकिन कुछ अमेरिकी फ़ोटोग्राफर्स ने लाइफ मैगज़ीन के, उन्होंने शास्त्री जी के शरीर की कलर में फ़ोटोग्राफ्स बहुत उस ज़माने में ली हैं। तो ये सारा मंगा करके, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन था पूरा का पूरा, कि सरकार क्या बोलती है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, परिवार ने क्या देखा, शरीर की हालत क्या थी ताशकंद में, और 6 घंटे बाद हालत दिल्ली में क्या हो गई, मैंने ये फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, जो जहर के एक्सपर्ट होते हैं, कि उनका काम है ये देखना। मैंने 10 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो हैं उनसे ये केस डिस्कस किया और उसमें से 3-4 का वक्तव्य मैंने अपनी किताब में डाला है, क्योंकि हर एक आदमी इस पर पब्लिकली बोलना नहीं चाहता। लेकिन 10 के 10 लोगों ने मुझे बोला कि जो हम डाटा देख रहे हैं और ये जिस तरह का शरीर की हालत है, इसको देख के हमें तो ये लग रहा है कि जहर दिया गया। क्योंकि किसी आदमी का शरीर, अगर कोई आदमी हार्ट अटैक से मर जाए तो शरीर की हालत ऐसी नहीं होगी 24 घंटे बाद कि वो फूल जाए। शास्त्री जी का शरीर इतना फूल गया था कि उनके कपड़े उतारने की बजाय फाड़ने पड़ गए थे, उनकी बनियान का शरीर फूल गए। तो ये शरीर का फूलना जो होता है, वो जब शरीर सड़ता है किसी का मरने के बाद में, तो 48 घंटे का टाइम चाहिए, वो भी गर्मी के दिनों में। ये सर्दी का टाइम है, ताशकंद में तो माइनस में टेम्परेचर है। जिस बॉडी को आपने प्रिजर्व किया है रशियंस ने, वो 5-7 घंटे में या 12 घंटे में ऐसे कैसे फूल गई, ये समझ में नहीं। तो उन्होंने बोला इसका मतलब ये जहर का है। तो ऐसे बहुत से और तरीके उन्होंने मुझे और भी चीज़, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं, मैं तो एक पत्रकार टाइप आदमी, हम तो पत्रकार का काम है कि हम तो जाके पूछते हैं उन लोगों के साथ। तो मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो ये निकल के आ रहा है कि ये किसी भी हालात में उनको तो नज़र नहीं आता कि ये नेचुरल डेथ है, इसमें उनको तो जहर ही दिखाई दे रहा है। अनुज, शास्त्री जी से जुड़ी एक फिल्म भी आई थी, द ताशकंद फाइल्स, उसमें आपने क्या इनपुट दिया है? नहीं, उसमें मेरा इनपुट ये था कि विवेक जी ने जब ये फिल्म बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे देश के लिए एक बड़ा भला किया विवेक जी ने। उन्होंने, अगर ये फिल्म नहीं बनाते तो शायद ये केस शायद अभी लोग बोलना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कम से कम इस केस को जिंदा कर दिया है। उनकी पहली बार हुआ है कि इस पर कोई फिल्म आज तक नहीं बनी थी, हर एक बनाने की लोगों में हिम्मत नहीं थी। तो विवेक जी ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। उस टाइम इसका नाम ताशकंद फाइल नहीं था, वो एक वर्किंग काम कर रहे थे। तो मेरा को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ बैठ के, उनको मैंने जो चीज़ें मुझे मालूम थी और जिस तरीके से मुझे लगा कि मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि ये देश हित में काम था, मैंने योगदान दिया। और मुझे बड़ी खुशी की है कि उस फिल्म आने से लोगों में अवेयरनेस हुई और लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिल्म भी अच्छी लोगों ने देखी है और उसमें मतलब ये, और मतलब अगर विवेक अग्निहोत्री नहीं ये फिल्म बनाते तो शायद मैं किताब भी नहीं लिखता, क्योंकि ये मुद्दा जो था ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। लोग डिस्कस करते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, छोटी छोटी बातें, घर में बैठे हैं, ये कभी साल में 2 बार प्रोग्राम बन गए, कभी दिखा दिया। लेकिन आज अगर इस लेवल पे ये डिस्कशन उसको लेकर के हो रही है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ ताशकंद फाइल्स फिल्म का है। और मेरे को सौभाग्य मिला कि मुझे भी थोड़ा सा मैंने उसमें अपना इनपुट, उसमें क्रिएटिव इनपुट्स, और मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें अपने दी हैं, और इस मेरे को लगता है कि इससे देश का भला ही हुआ इससे। थैंक यू अनुज, आपने मुझसे इस खास बातचीत में जो कुछ भी बताया है
वो आज तक एआई के दर्शकों पर गहरा असर डालेगा। सना, मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करते हुए कि मैं पहली बार आप एआई सना से बात कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी आप मुझसे बातचीत करते रहेंगे। आपकी निगाह हर चीज़ों पे है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ ऐसे टॉपिक पकड़े हुए हैं लाइफ में, और वो आज की यंग जनरेशन उसको बहुत बहुत फॉलो कर रही है। मैंने सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री के बारे में लिखा है, शास्त्री जी के बारे में लिखा है, और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि कुछ ऐसा नीति का खेल हो गया है कि यंग जनरेशन बहुत सुन रही है इसको। और मैं जहाँ जहाँ लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, बहुत जगह गया, देश में विदेश में, तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ज़्यादातर यंग लड़के लड़कियाँ सुनने के लिए आते हैं। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आपके थ्रू मैं यंग जनरेशन, क्योंकि आप तो यंग जनरेशन को ही आप ज़्यादा आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ये मैं और मेरे जानने वाले दोस्त सब चाहेंगे कि आपके थ्रू इस मुद्दे को हम भारत की जनता के हर तरफ ले जाएं। हम आगे भी बातचीत के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अनुज, हमसे जुड़ने के लिए ढेर सारा शुक्रिया।